आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। क्या संघ अपनी छवि बदल रहा है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है इस वक्त संघ? बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हां, आजकल आरएसएस चीफ मोहन भागवत के लिए यही बातें कही जा रही है। दरअसल आरएसएस के 3 रोजा प्रोग्राम में भागवत ने संघ का जो नजरिया पेश किया उससे बिल्कुल बदला हुआ नजर आया जो अब तक हम सुनते और देखते आए। या फिर इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि यह आरएसएस का वर्जन 2 है जिसे भागवत ने पेश किया है। कभी वो कांग्रेस की तारीफ करते दिखाई दिए तो कभी साफ किया कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, तो कभी मोदी शाह को नसीहत देते हुए भी दिखाई दिए। खुद को सियासत से दूर रख करके जात मजहब को साथ लेकर जिस नए हिंदुस्तान की बुनियाद भागवत ने रखने की बात कही है वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि हर बात के 2 पहलू होते हैं। इसमें चाहे तो आप सियासत भी तलाश सकते हैं, चाहे तो बीजेपी को नसीहत के तौर पर भी इसे देख सकते हैं, लेकिन बात का लब्बो लुआब तो यही है कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। तो ऐसे में किसी शायर का एक शेर भी याद आता है कि बदल गए हैं कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता, अब तो अपना भी हक बनता है। करेंगे इसी भागवत दर्शन के हर पहलू पर तफसील से बात। हमारे साथ मौजूद होगा एक खास पैनल, लेकिन सबसे पहले खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद होगी बातचीत की शुरुआत। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बदला हुआ नजरिया है। कभी हिंदुत्व की नई परिभाषा सामने आई तो कभी मुसलमानों को साथ ले चलने की सोच दिखाई दी, तो कभी जात निजाम को बदनज़मी बताते दिखे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत आरएसएस के 3 दिन के भविष्य का भारत आरएसएस का दृष्टिकोण प्रोग्राम के आखिरी दिन भागवत से पूछे गए तमाम सवालों के जो जवाब मिले उनसे आरएसएस की अलग सोच निकलकर सामने आई है। भागवत ने अपने आइडिया से न्यू इंडिया की झांकी पेश करने की कोशिश की। मुल्क के हर मजहब को साथ लेकर चलने की सोच साफ दिखी। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। गुज़िश्ता 3 रोज में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जो बयान दिए हैं उससे ये साफ महसूस हो रहा है कि क्या संघ अपनी छवि को तब्दील कर रहा है, क्योंकि भागवत कह चुके हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व मुकम्मल नहीं है। साथ ही वो अपोजिशन को भी साथ लेकर चलने की बात करते दिखे। भले ही मोहन भागवत इनकार कर रहे हों, लेकिन ये हकीकत है कि संघ ने लोकसभा इलेक्शन 2014 में बीजेपी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। अब 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी संघ का बड़ा रोल देखा जा रहा है। तो कहीं ये इजलास इसी की तैयारी तो नहीं? हम नीति का पुरस्कार करते हैं, दलों का न किया है न करेंगे। भविष्य का भारत आरएसएस का दृष्टिकोण प्रोग्राम के पीछे संघ का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना था। इस कोशिश में मोहन भागवत कामयाब भी हुए। मोहन भागवत की क़यादत में धीरे धीरे संघ एक नए क्लेवर और एक नए फ्लेवर में दिखने लगा है। इस तरह संघ अपनी इस नई शक्ल के साथ जहां एक तरफ अपने सियासी और सामाजिक तौसी की नई उड़ान दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक दिलदार तंजीम का चेहरा और अपनी सियासी जमीन को बचाने का एक मुतबादिल भी बन रहा है। आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर संघ को उम्मीद है कि उसकी ये बदलती तस्वीर और खूबसूरत और दिलकश होगी। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो संघ के नजरिए में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आई है, क्योंकि जहां बीजेपी साफ तौर पर यह कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत की एक तस्वीर बननी चाहिए और कांग्रेस मुक्त भारत करके रहेंगे, वो उसी कांग्रेस की तारीफ करते नजर आए पहले दिन। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि हम मुक्त में नहीं युक्त में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को लेकर के भी बहुत वाज़ेह नजरिया पेश किया। अभी तक कई बार उन्होंने इशारे में इस तरह की बातें कही थी, लेकिन हिंदुत्व की जो नई परिभाषा या नई डिफिनीशन सामने आई उसमें साफ तौर पर कह दिया कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व का तसव्वुर नहीं। और फिर जो तमाम बातचीत हुई है उसमें मोदी और शाह की जोड़ी या फिर बीजेपी को एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। इन सबके बीच वो ये भी बताने की लगातार कोशिश करते रहे कि संघ दरअसल कोई सियासी तंजीम नहीं है, बल्कि एक समाजी तंजीम है, इसके सियासत से कोई लेना देना ही नहीं। हालांकि हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं कि जब 1 या 2 साल मुकम्मल होने पर पूरी की पूरी कैबिनेट से वो रिपोर्ट लिया करते थे और पूरी की पूरी कैबिनेट अपनी रिपोर्ट उनके सामने पेश किया करती थी। मोदी भी उसमें शामिल होते थे और तमाम वज़रा भी उसमें शामिल होते थे, लेकिन शायद वक्त की नज़ाकत को समझते हुए चीजें बदली जा रही हैं। इस हर पहलू को ज्यादा तफसील से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान हैं। बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गुलरेज शेख मौजूद हैं, तो वहीं
कांग्रेस से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन लखनऊ स्टूडियो से सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अजय उपाध्याय मौजूद हैं। वहीं AIUMM के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नुमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं बातचीत की शुरुआत दरअसल अजय उपाध्याय जी आपसे करना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल एंगल भी तलाशा जा रहा है, इसमें समाजी एंगल भी तलाशा जा रहा है, दो पहलू नजर आते हैं। लेकिन संघ को लेकर के एक संघ का जो नजरिया है, लेकिन उसी तरीके से संघ को लेकर के भी एक नजरिया लोगों के मन में है। क्या उसी नजरिए के मुताबिक बात की गई या बिल्कुल बदला हुआ नजर आया पूरा नजरिया संघ का ही? और अगर बदला हुआ नजर आया तो उसमें बदलाव क्या थे? नहीं, अब जो 2-3 दिनों का जो चला है, अभी मंथन चला है, इस मंथन में वाकई आरएसएस में एक व्यापक परिवर्तन की दिशा दिख रही है। अब वो उसका प्रायोगिक प्रयोग क्या होगा, फील्ड में क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन जब भागवत साहब कुछ बात करते हैं तो उसके मायने हैं। जिस तरह से उन्होंने विविधता को स्वीकारा, जिस तरह से मुसलमानों के एग्जिस्टेंस और उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान को स्वीकारने की बात की, जिस तरह से सबों को लेके चलने की बात की, जिस तरह से कांग्रेस की प्रशंसा की, ये सारे परिवर्तन के दौर का कहीं ना कहीं सूचक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आपने की। मुझे लगता है हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम, सबको लेकर चलने की बात, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, जहां दया, करुणा, सहानुभूति, सहिष्णुता होती है। यहां सॉफ्ट और हार्ड का जो दायरा है, ये कहीं ना कहीं सियासत ने बना दिया। हिंदुत्व तो हिंदुत्व है, हिंदुइज्म में कहीं सॉफ्ट और हार्ड का मैटर नहीं था। और संघ को लेकर के लोगों का नजरिया, वो समझना आपने ठीक किया। पिछले जो वर्षों में जो परिस्थितियां बनी हैं, संघ के जो जितने प्रचारक थे या संघ से जो लोग भाजपा में आए हुए लोग थे, और जिस तरह से भाजपा को एक नीतिगत आधार मिलता था संघ से, और उसके जो मैनिफेस्टेशन, जो प्रतिबिंब दिखती थी समाज में, हिंदुओं को लेकर के या मुस्लिम समाज के साथ बिखराव को लेकर के, एक तरह से कहीं ना कहीं कट्टरता को बढ़ाने को लेकर के, ये हार्ड हिंदुत्व के हार्ड फॉर्म को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर भी प्रश्न आया। बेशक वो लोग भी हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे थे। दूसरी धारा थी जो धर्मनिरपेक्षता की बात करके पूरे देश को एक साथ जोड़ने की बात किया, विविधता को स्वीकारा, संविधान जो कहता है, आज कहीं ना कहीं उसी को भागवत जी ने स्वीकारा है। इसका मतलब भारतीय संविधान की जो आत्मा है, जो डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक हम है, उस डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक को कहीं ना कहीं भागवत जी के द्वारा स्वीकृति मिली है। बस एक बात जरूर इसके साथ उन्होंने कही, एक सामाजिक संगठन है। निश्चित तौर पे आरएसएस जिस तरह से सामाजिक कार्यों में संलग्न रहती है, उसमें किसी को कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब वो सामाजिक संगठन होते होते राजनीति में अपना हस्तक्षेप डालती है, और उसके कारण जो भाजपा और भाजपा के जो बाकी संगठन आते हैं, जैसे फ्रिंज संगठन जिसको हम कहते हैं, चाहे बीएचपी हो चाहे बजरंग दल हो, जब इनके चेहरे को लोग देखता है और इनके प्रायोगिक आधार को देखता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है आरएसएस से। अब आरएसएस को तय करना है कि उनके जो अनुषंगिक संगठन है, क्या इसी दिशा को लेंगे जिस दिशा को भागवत जी ने कहा है। जल्दी से एक बात और समझना चाह रहा हूं कि तमाम रिएक्शंस भी देखिए हमने देखने को मिल रहे हैं, और उसमें अगर हम देखें, चाहे वो साजिद रशीदी हो या फिर जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं इकबाल अंसारी साहब, या फिर कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत का भी बयान सामने आया, वो इस पूरे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को या फिर इसकी पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं, सियासत भी तलाश रहे हैं। कह रहे हैं कि 2019 से पहले वोट खिसक रहा है तो मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं, कुछ इस तरह की बात आ रही है। हरीश रावत तो यहां तक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेपर्ड चकत्ता छिपा करके कुछ और झपटना चाहता है, ऐसा तो नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इन बयानों का कोई मतलब नजर आता है? क्योंकि खुद को वो कहते हैं कि हम सियासत से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इस तरह के रिएक्शन कहीं ना कहीं उसको जोड़ देते हैं। देखिए, कई बार जो है ना, उदाहरण आपके पुराने जो होते हैं ना, वो आपको कहावत है बुद्धिज्म में कि आपके जो कार्य होते हैं वो उसके परिणाम आपके पीछे पीछे चलते रहता है। पुराने दिनों की चीजों से हो सकता है कुछ लोगों को विश्वास न हो, सच्चाई है, और विश्वास होने के लिए कथनी और करनी यदि एक साथ होगा तब समझ में आएगा। ये भविष्य के अभी गर्भ में है कि क्या आगे होगा। लेकिन इस मैसेज को, इस संदेश को सकारात्मक ढंग से लेने की जरूरत है। और यदि बदल रहा है देश,
और उस देश बदलते हुए देश में बाकी लोगों का भेष बदल रहा है, तो बदले हुए भेष को भी स्वीकारने की जरूरत है। मुझे लगता है ज्यादा संघ का संदेश नहीं करना चाहिए। ये भारत बहुलता में एकता का प्रतीक है और सभी विचारों को आने दिया जाए, उस संवाद के साथ उसको लेने का देखना होगा कि क्या ये मैसेज पहुंच पाता है। हर्षवर्धन जी, आप किस तरह से देखते हैं, आरएसएस प्रमुख जब कुछ बात कह रहे हैं तो समाजी तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी तौर पे जुड़े हुए हर कोई जो है, हर शख्स उसको सुनना चाहता है कि आखिर संघ का नजरिया क्या है। बात फ्यूचर की हुई है तो क्या पूरी तरह से अपना सेकुलर नजरिया वो पेश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप हम ये माने कि एक बदला हुआ सेकुलर जो नजरिया है वो संघ अख्तियार करने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो ये कि अगर जिन लोगों ने पूरे 3 दिन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत को सुना होगा तो ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। एक चीज से भ्रम की स्थिति जरूर बनती है कि क्या संघ सॉफ्ट हिंदुत्व या सेकुलर जिसको हम कहते हैं उधर जा रहा है क्या। तो उसमें एक चीज बहुत साफ है कि संघ ने बहुत साफ कहा, और चूंकि सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो संघ और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर होती है, तो मोहन भागवत ने भी ये साफ कहा है कि मुसलमान हमारे नजदीक आए, हमें देखें, हमें समझें, और अगर कोई सवाल उनको लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तो वो सवाल खड़ा करना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक और आगे की एक लाइन जोड़ी है, उन्होंने कहा कि जैसे उनको जो ठीक लगता है उनको वो कहने का हक है, वैसे ही जो हमको ठीक लगता है यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठीक लगता है वो हम भी कहेंगे, वो हक हमें भी मिलना चाहिए और हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जब इसके साथ हम जोड़ के देखते हैं कि सेकुलर और सॉफ्ट हिंदुत्व जैसा है क्या, तो एक चीज जरूर है कि जो बार बार हम लोगों को लगता है, कई बार पहले ये चर्चा भी होती है खासकर मीडिया में और जो कहें कि राजनीतिक गलियारों में, कि क्या संघ एक बंद संगठन है। तो कम से कम 3 दिनों तक लगातार इतने लोगों के सामने और उसका लाइव प्रसारण हो और उसमें सवाल जवाब भी लोगों से लिए गए, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवाहमान संगठन है। उस प्रवाहमान संगठन की एक झलक डॉक्टर मोहन भागवत ने कल दी। सेकुलर मेकओवर मैं इसको कह सकता हूं, लेकिन क्या 2019 से इसको जोड़ा जाए, क्योंकि सेकुलर मेकओवर अगर ये है भी तो सीधे जुड़ रहा है 2019 से। नहीं, निश्चित तौर पर। और आप इसको इस तरह से देखिए ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए लोग आज स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति हैं, स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हैं, स्वयंसेवक मंत्री हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई जगह राज्यपाल हैं। और ऐसे में जब सरसंघ चालक कोई बात कहते हैं तो उसको हम चुनाव से एकदम से नकार देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ये 3 दिनों की थी वो संघ के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की संघ की अच्छी कोशिश, इसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि सबसे ज्यादा जो बात है वो संघ और मुसलमानों के बीच के रिश्ते की होती है। अब जब वाज़ेह तौर पर उन्होंने हिंदुत्व की एक नई डिफिनेशन दे दी कि मुसलमानों को जोड़े बगैर या उन्हें साथ लिए बगैर तो हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता, तो क्या वाकई अब मुसलमान जो है संघ की तरफ रुजू होगा, उसके साथ जुड़ेगा, उसको समझेगा और जो आपसी दूरी है वो खत्म होगी? और क्या ये एक मुस्बत पहल होगी अगर ये दूरी खत्म होती है तो हिंदुस्तानी समाज के लिए? देखिए, संघ दर्शन और संगठन जो है देश में एक जो है वो ताकत है, ये जो है मानना पड़ेगा। और हम ये बहुत दिन से समझते हैं, महसूस करते रहे हैं कि विचारों का आदान प्रदान जो है वो होना चाहिए। और आपको याद होगा कि हमने जो है जब केसी सुदर्शन जो है सरसंघ चालक थे और राम माधव जो है वह अहम जो है पद पे जो आसीन थे, तो उस वक्त जो है जमीयत उलमा और संघ के बीच में जो है वो बातचीत हुई थी। और विष्णु हरि डालमिया जो है, राम माधव जो है और सुदर्शन जी जो है वो सारे लोग वहां मौजूद थे और बातचीत हुई थी। मैंने खुद जो है ये मुद्दा उठाया था। मैंने कहा कि अगर आप 2 चीजों को क्लियर कर दें तो वहां से जो है वो अच्छी शुरुआत हो सकती है। एक ये जो गुरु गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में जो 6ठा अध्याय है उसमें जो कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन और मुस्लिमों को जो आंतरिक खतरा बतलाया है, इसको आप निकाल दीजिए। दूसरी बात यह है कि जितने लोग जो है इस देश में रहते हैं सबको आप जो है वो भारतीय मानिए, हिंदू नहीं, भारतीय हिंदुस्तानी जो है। और आज जो है, और हमने अभी भी जो है 2-3 दिन पहले ये मुद्दा उठाया था संघ के जो है प्रवक्ता के सामने, तो कहने लगे कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जब दिक्कत नहीं तो आप ये बोलते क्यों नहीं है? संघ के दर्शन में जो है और लिटरेचर में आपको जो है समानता का शब्द नहीं मिलेगा, इनके यहां जो है वो समरसता का जो है
लेकिन सर अब जो मौजूदा जो सरसंघ चालक है उनकी बातों में ये मिल रहा है, लेकिन नहीं तो फर्क है। नहीं आपने कहीं भी समानता का शब्द नहीं दिखला सकते उनके भाषण में और इनके लिटरेचर में। वहां समरसता है, वो जो है ऊंच नीच सब कुछ होते हुए तालमेल करके जो है वो चलो। अच्छा। और अभी भी ये सवाल है कि क्या आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी को भारत के नागरिक होने के रूप में बराबरी की सतह पे जो है स्तर पर रख के देखना चाहते हैं? ये इस सवाल का जवाब जो है उनके भाषण में, इनके लिटरेचर में कहीं भी नहीं मिलता है। नहीं, लेकिन और अगर वो साहब ये कह दिया कि मुसलमानों के साथ लिए बगैर हिंदुत्व नहीं, तो ये क्लियर नहीं आया। साथ तो जो है आप दलितों को भी लेके चलते, लेकिन आपने रखा कहां है? जब आप जो है वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, गांधी जी तक जो है वो कह देते कि ये जो गलत नहीं है, तो यहां जो सवाल पैदा होता है ना कि आप जो नीचे क्यों रखते हैं? आप जो है ऐसे बराबर नहीं, समानता नहीं, आप ऐसे रखिए ना, आप ऐसे रखिए, ऐसे क्यों रखते हैं? इक्वालिटी नहीं। हाँ, ये जो है हमारे सामने मैं जल्दी से इस पर एक और जवाब आपसे ले लूं, बाकी मैं फिर सियासी मेहमानों के पास भी जाऊंगा कि साजिद रशीदी का भी बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कोट किया, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू वोट जा रहे हैं गलत पॉलिसीज की वजह से, और इसी वजह से अब मुसलमान याद आ रहे हैं। क्या वाकई आप भी कुछ इस तरह से देखते हैं, या फिर इस बयान को हम उनका जाती बयान मान लें? मैं चूंकि एक जो है विद्यार्थी हूं, मैंने जो है 25-26 साल जो है इसके लिटरेचर का, दर्शन का, सबका अध्ययन किया है। साजिद रशीदी जो वो कह रहे हैं उसमें भी जो है वो सच है, लेकिन इसका दर्शन जो है और दायरा जो बहुत फैला हुआ है। संघ के दर्शन में जो है वो 5 चीजें जो वो बहुत अहम है। वो एक ये है कि जो है वो संस्कृति है, दूसरी चीज जो है वो ज्योग्राफियाई हुदूद जो है, भौगोलिक परिधि जो है, तीसरे यह है कि वो खून जो है, तीसरे यह है कि खानदान है, चौथे ये कि भाषा जो है, संस्कृति और संस्कृत। ये 5 चीजें जहां पे नहीं होगी तो ये कहते हैं कि उसको जो है वो राष्ट्रवाद जो है नहीं माना जाएगा। इसका राष्ट्रवाद जो है वो हिंदू कम्युनिटी आधारित है, देश आधारित नहीं है। अच्छा, गलत बात है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा जो है, मैं आ रहा हूं आपके पास, ये जो है वो मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है। और ये जो है विचार जो दिया है वो सावरकर ने दिया है। ठीक है सर, वो जो है इसको ये नहीं मानते हैं। ये जो अगर वो जो है ये मान लेते हैं चीजों को कि जो है यहाँ जितने लोग हैं वो हिंदू नहीं, हिंदू एक कम्युनिटी है, बल्कि वो यहाँ भारतीय है, हिंदुस्तानी है। और ये बार बताते हैं कि हिंदू दरअसल, और कोई जो है एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। अगर कोई आदमी जो है देश हित में सोचता है, उससे प्रेम करता है और उसको लेके चलता है, तो वो सब भारतीय है। ठीक है, आप जो है वो ऊंच नीच आगे पीछे जो है नंबर नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं ये देख रहा हूं कि मुस्लिम दानिश्वरों में भी कहीं ना कहीं अभी भी खदशात बने हुए हैं और एक शक अभी भी बना हुआ है। ये शक क्यों नहीं दूर हो रहा है? गुलरेज साहब जरा आप बताइए। बड़ी कोशिश की गई और एक सेकुलर मेकओवर की भी हमने एक तरह से झलक देखी, लेकिन क्या इसका असर होगा? संघ के प्रमुख ये बात कह रहे हैं, लेकिन उसकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर उसकी जो अनुषांगिक संगठन हैं, वही लोग कभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते हैं, कभी उनसे उनका मजहब पूछते हैं, कभी भारत माता की जय बुलवाते हैं। क्या ये सब चीजें बंद हो जाएंगी अब? क्या वो ये समझेंगे कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान और हिंदुत्व का एक अहम हिस्सा है? क्योंकि मोहन भागवत ये कह रहे हैं। देखिए, यदि हम डिटेल में एनालिसिस करें इन सब चीजों की, तो हमको वहां पे जाना पड़ेगा जिस वक्त यूरोप में नस्ल की बात होती थी। और नस्ल की बात जब यूरोप ने खूब करी तब भारत परतंत्र था, इसलिए उस चर्चा में हम सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, और आज उन्होंने वातावरण यूरोप वालों ने ऐसा बना दिया क्योंकि उन्होंने नस्ल के नाम पर इतने ज्यादा अत्याचार किए कि आज जैसे नस्ल की बात करना ही अपराध हो गया। अब वास्तव में आप देखिए कि जब एक यूरोपियन कॉकेशियन हो सकता है, एक अफ्रीकन जो है वो नीग्रो रेस हो सकती है, उसकी चाइनीज की मंगोलाइड रेस हो सकती है, तो हम भारतवंशी जो है उनकी रेस क्या हम बिना रेस के हैं? हमारी रेस है हिंदू। आप रेस जो है, रेस की बात आप कर ही नहीं रहे, बल्कि आप एक मजहब की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों से मतलब नहीं, हिंदुओं से मतलब है, वही कह रहे हैं। मैं थोड़ा मुझे समझ दे, थोड़ा मुझे समझ दे। तो ये रेस क्या है? ये भारतवंशियों की जो रेस है वो हिंदू रेस है। और जहां तक की सरसंघ चालक जी ने बात करी, रेस नहीं है, हिंदुस्तानी बोली। जब आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मुझे बोल लेने दे आप। ठीक है। और समान संस्कृति ही हम सबके लिए सूत्रधार है। अब संस्कृति क्या है ये समझना महत्वपूर्ण है। संस्कृति ये है कि व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, समाज को देश से, देश को सृष्टि से और सृष्टि को समृष्टि से जो जोड़ती है व्यापक कालखंड में, एक व्यापक भूभाग में, वह संस्कृति है। और वो संस्कृति समान है, हिंदू की भी और मुसलमान की भी। एक बात बताइए, यह बात कही जाती है कि अगर
आप एक किसी चीज के मायने, आफताब के माने सूरज है और सूरज के माने भी सूरज है, तो आफताब रखने में, जब वो आजादी की बात कर रहे हैं तो आफताब रखने में दिक्कत क्या होती है? फिर आप वही बात कहते हैं कि संस्कृति में आप आइए और किसी को दिक्कत नहीं है। कल उन्होंने क्या कहा, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि जो प्रांतीय भाषाएं हैं, जो कितनी सारी प्रांतीय भाषाएं हैं, उनको भी वही स्थान मिले, वो हिंदी को भी स्थान मिले। एक सेकंड, बस 30 सेकंड और। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम तो अंग्रेजी का भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अंग्रेजी को नौकरानी बनाना नहीं चाहते, परंतु हिंदी को महारानी बनाना चाहते हैं। हिंदी को महारानी बनाना चाहते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जो मैसेज देने की कोशिश की गई, आप किस तरह से देखते हैं मैसेज को? क्या मैसेज आपको मिला है इन 3 दिनों में? देखिए, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आपसे बताएं सऊद भाई, कल भी मैंने आपसे कहा था, मैंने 3 प्रश्न उठाए थे कल। आज भी मोहन भागवत जी ने कल रात में भी कोई जवाब नहीं आया। गुलरेज भाई भी बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, आरएसएस से ही आए हैं। हम एक काम कर लेते हैं, इनके संघ के प्रांत होते हैं, जैसे हमारे राज्य है ना 27-28, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 4 प्रांत हैं, तो लगभग पूरे देश में इनके 47, 48 या 50 प्रांत हैं। किसी एक प्रांत का प्रांत प्रमुख किसी मुसलमान को बना हुआ दिखा दें, यासिर निजामी को बना दें, गुलरेज शेख को बना दें, हम लोग मानेंगे कि हाँ, इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा, अंतर कम होता जा रहा है। देखिए, कुछ प्रचार, सुनिए, पूरी बात आ जाए, पूरी बात पूरी बात आ जाए, बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सुरेंद्र जी, कंटिन्यू अभी। हाँ जी, तो जो असल बात है, गुलरेज भाई बड़े साइकोलॉजिकल आदमी है ना, हमारी तारतम्यता तोड़ करके उसके बाद ये चाहते हैं कि हम दोबारा से वो करें। भले लोग, बड़े लोग हैं, दिमागी लोग हैं भाई, क्या किया जाए। तो हम जो ये कह रहे हैं आपसे, हमारा बड़ा स्पष्ट है कि इस तरीके के लोग कथनी और करनी के भेद को मिटाएं, नंबर 1। नंबर 2, संघ अगर एक एनजीओ है तो उसको रजिस्टर्ड कराएं, और अगर रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दें, आर्थिक स्रोतों की पूरी जानकारी दें। इनको लेकर के इन्होंने तिरंगे को लेकर के जितनी इनकी व्यापकता में इनके मतभेद थे, उसके लिए क्षमा मांगे राष्ट्र से। नाथूराम गोडसे इनका स्वयंसेवक था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, वो नाथूराम गोडसे को आतंकवादी घोषित करें और राष्ट्र से क्षमा मांगे उसको लेकर के। जिस तरीके की जितने भी हमारे और इनके इख्तलाफात हैं, बंच ऑफ थॉट में अभी हमारे भाई ने बोली दिया कि साहब वो जो 1966 में तृतीय संशोधन, मैंने कल भी आपसे कहा था, उसको लेकर के कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये नहीं बता रहे हैं, देखिए आप अपने पॉइंट्स तो दे रहे हैं कि आप ये चीज ठीक हो। आपको क्या मैसेज मिला? हिंदुत्व की नई डिफिनेशन मिली आपको, कांग्रेस की तारीफ मोहन भागवत ने खुद अपने मुंह से की, उसके बाद भी आगे बढ़ करके उन्होंने अपना एक नजरिया बदलने की बात की। बंच ऑफ थॉट्स को लेकर के भी उनका जवाब आया कि जो बात कही गई है वो उस वक्त की सूरत हाल पर और मौजूदा वक्त जो रहा था उस वजह से उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पत्थर की लकीर है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, वो आपने सुनी होगी बात। तो आपको क्या ये सब मैसेज मिले, और अगर मिले तो किस तरह से देख रहे हैं? फिर हमें विश्वास नहीं है इन पर, नहीं है कथनी और करनी में इतने अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हलफनामा देते हैं, कहते हैं कि साहब बाबरी मस्जिद पर कोई इन पर अंतर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये क्या करते हैं आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के बाद में ये क्या स्थिति करते हैं आपके सामने? देश के संविधान को तोड़ते मरोड़ने का, और देश के संविधान को, इनका इतिहास रहा है, कहते कुछ है करते कुछ है। अपनी कथनी और करनी एक जैसी करके दिखाएं, हम तो क्या पूरा देश विश्वास करेगा? लेकिन आज से पहले वो इस तरह की बात भी नहीं करते थे, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि चीजें बदल रही हैं? आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं मान लेता हूं। सऊद भाई 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं एक बात मान लेता हूं आपकी कि जितनी चीजें हैं, तो ये उसी मंच से कल गिरिराज सिंह को पार्टी से निकलवा देते, साक्षी महाराज को पार्टी से निकलवा देते, प्राची को। पुलरेज साहब, मैं जवाब आपसे लेना चाह रहा हूं। सुरेंद्र जी ने तमाम अहम पॉइंट्स जो उठाए, आपने बोला कि हर सवाल का जवाब है। मैं चाहूंगा टू द पॉइंट, शॉर्ट वे में आप जवाब। टू द पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न को उत्तर दूंगा, परंतु बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा अभी कि किसी भी प्रांत में प्रांत प्रचारक मुस्लिम क्यों नहीं है। देखिए, प्रांत प्रचारक बनने के लिए प्राथमिक जो आवश्यकता होती है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो तृतीय वर्ष से शिक्षित हो और वो प्रचारक धर्म का पालन करे, वो गृहस्थ नहीं हो। मैं तो बोलता हूं कि यदि हो सकता है कि हम उनको संघ राहुल गांधी को भी प्रांत प्रचारक बना दे, यदि वो प्रचारक बन जाते हैं तृतीय वर्ष शिक्षित होकर। दूसरी बात इन्होंने पूछी कि लेकिन यहाँ पर मुसलमान क्यों नहीं है, इसके बारे में आपने बताया नहीं। बताया ना मैंने कि मतलब आपको कोई बैचलर मुसलमान नहीं मिल रहा है।
तृतीय वर्ष शिक्षित बैचलर और प्लस बैचलर रहना आवश्यक है। मैं आपको बताऊं, मतलब आप मोहम्मद पूरे मुस्लिम कौम को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधान टाइप आप बोल ले, ठीक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं सर मैं नाम दे रहा हूं, आप मोहम्मद इस्लाम, वो भी ठीक नहीं है सर, मोहम्मद इस्लाम उत्तर प्रदेश में विभाग प्रचारक के स्तर तक पहुंचे। मोहम्मद इस्लाम तो मुसलमान थे, फिर बाद में उनकी इच्छा थी कि गृहस्थ जीवन जीने की, पड़ा एक नाम लाने तो के लिए। नहीं, ऐसे कई नाम है, परंतु वो गृहस्थ जीवन में चले गए, इसलिए प्रचारक नहीं रहे। दूसरी बात इन्होंने पूछा कि संघ क्या है। संघ जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है और प्रति वर्ष उसका ऑडिट होता है। सरसंघ चालक जी ने भी यही कहा कि सरकार जिस दिन मांगेगी हम ऑडिट की रिपोर्ट उसी समय दे सकते हैं। आपने पूछा कि तिरंगे के विषय पे, तो मेरे माननीय, तिरंगे को लेकर, तिरंगा हमेशा संघ पे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम तिरंगे का बाकायदा सम्मान करते हैं। परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा, उसके पूर्व बताता हूं सर, गोवा मुक्ति आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों ने तिरंगा लेकर हाथ में पोर्चुगीज की गोली खाई थी, ना कि आपके पप्पा नेहरू ने खाई थी। और जहां तक बंच ऑफ थॉट्स की आप बात करते हैं, देखिए बंच ऑफ थॉट्स की, सुनिए, बंच ऑफ थॉट्स के विषय में आप बात करते हैं, समय काल की परिस्थिति के अनुसार लिखी गई थी। लेकिन आप ये देखिए कि यदि गुरु गोलवलकर जी की बात करें तो उनका जो स्थायी विचार था वो आप पढ़े मैन विथ मिशन में, समय काल परिस्थिति के हिसाब से सब चीजें बदलती रहती हैं। यहां तक कि एक मुस्लिम लड़का एक बार उनके पास आता है गुरुजी के पास, और वो गुरुजी बार बार अपनी घड़ी देखते रहते हैं, तो वो लड़के को लगता है कि शायद मैं मुस्लिम हूं और गुरुजी को मेरा मिलना पसंद नहीं आया, तो पूछ लेता है कि मैं आपको शायद परेशान कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे नमाज का और रोजे का समय बीतता जा रहा है, इसलिए मैं घड़ी देख रहा हूं। तो ये तो संघ के संस्कार है, लेकिन उसके लिए आपको संघ की शाखा में आना पड़ेगा, संघ वालों के साथ रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेड वे में जाते हैं तो बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने जो बात क्लियर रखी है उसका जिक्र करना पड़ता है, जो किससे कहानियों में वक्त गुजरा। अब आप जब आपको कहीं ना कहीं कोई चीज तस्दीक शुदा करनी होती है तो रिटन फॉर्मेट में क्या है, अपनी सोच क्या, अपनी ज़हनियत या फिर नजरिया क्या है, वो नजर आता है। तो हम बंच ऑफ थॉट्स को ज्यादा समझ से, या फिर जो आप एक कहानी और एक किस्सा बता रहे हैं उसको हम ज्यादा मैंने बड़ा स्पष्ट बोला। बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा है, सुनिए, बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा है, बोला साहब आप बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट किया, थोड़ा बोलिए। ठीक है सर, जब बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा है वो समय काल स्थिति के अनुसार लिखा है। आप उस समय भारत चीन का युद्ध हुआ, उस समय देश का विभाजन हुआ, आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए परिस्थितियां बदल चुकी है। आप सिर्फ गोलरे साहब सुरेंद्र जी का ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि एक नोमानी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी की बात होती ही नहीं है संघ के अंदर। आप चाहते हैं कि साथ तो रहे, जुड़े रहे, लेकिन वो ऊंच नीच के साथ, और आप एक नीचे पे आकर रहे, बराबर पे ना रहे। इस पर क्या जवाब है? देखिए, आप यदि संघ, आप यहां पर कह दीजिए कि हम समानता में बिलीव करते हैं, कोई दलित है और कोई सवर्ण है, दोनों समान है, हिंदू और मुसलमान समान है संघ की नजर में। कृष्ण गोपाल जी, ठीक है, कृष्ण गोपाल जी का सरनेम क्या है ना मुझे पता है ना आपको पता है। इंद्रेश कुमार जी, उनका सरनेम क्या है ना आपको पता है ना मुझे पता है। संघ समरसता में विश्वास रखता है, सबको बराबर समझता है। हाँ, समरसता का अर्थ क्या है? आप शाब्दिक अर्थ से जाए ना तो समरसता का अर्थ ही होता है कि सब बराबर है। समरसता, यही कारण है कि यही कारण है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संघ की प्रशंसा की थी, बाबा साहेब ने प्रशंसा की थी। और जब कांग्रेस ने बाबा साहेब को बंबई में हराने का प्रयास किया था, तो जो अपनी सीट वैकेंट करी थी वो संघ के एक स्वयंसेवक ने सीट वैकेंट करी थी, वो भीमराव अम्बेडकर उसके वहां से इलेक्ट होकर गए थे। स्टॉप, एक मिनट बात सुनिए। यहां पर तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि सबको साथ ले करके चलने की बात की जा रही है, और आप तमाम तरह की बातें बता देंगे कि कब क्या कुर्बानी दी, कब किसके लिए हमने क्या किया। लेकिन वही बात जो नोमानी साहब उठा रहे हैं कि इक्वल की बात नहीं हो रही है, इक्वालिटी, आप समरसता की बात करते हैं, समानता की बात नहीं करते हैं, और आप उसके लफ्जी मायने की बात कर रहे हैं। दोनों के अलग मायने हैं सर। अगर आप समरसता वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसी का अगर आपको लगता है दोनों का एक मतलब है तो समानता भी यूज कीजिए। समानता है कि सभी समान है, समान है। लेकिन और मैं आपको डॉक्यूमेंटेड बताऊं सर, मैं डॉक्यूमेंटेड ऐतिहासिक तथ्य बताऊं। मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं, जात पद पे नहीं जाते, मैं डॉक्यूमेंटेड बात बता रहा हूं। संघ के स्वयंसेवक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, संघ के प्रचारक, उन्होंने एक शब्द कालीकट के अधिवेशन में जिसमें
जिसमें वो जनसंघ के अध्यक्ष इलेक्ट हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था मुसलमान हमारे गोश्त का गोश्त और हमारे खून का खून है। अब इससे ज्यादा कौन सी समता हो सकती है? चलिए सुरेंद्र जी, मैं इस पर नुमानी साहब आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन सुरेंद्र जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए गुलरेज भाई फिर बड़े अच्छे इंसान हैं, आज बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़े परेशान हैं। मैं आपको मैं परेशान नहीं हूं सर। ठीक है सर, वो कह रहे हैं सच्चाई के सामने कांग्रेस परेशान होती है सर। अब आप और नहीं कीजिए और राहुल गांधी आंख मारने लग जाते हैं, सच्चाई दिखती है तो। ठीक है सुरेंद्र जी, सर कुरेरिए नहीं बल्कि आपका टू द पॉइंट जवाब चाह रहा हूं। तो हम आपको भी मार लेते हैं, दोस्त हैं। देखिए दो तीन बातें, मुद्दे की बात सुन लीजिए। मेरा बड़ा स्पष्ट वो है, संघ एक तरफ कह रहा है कि साहब हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम हिंदुस्तान बदलने के लिए तैयार हैं, हम देश दुनिया सब खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है संघ। 1925 में संघ में कोई स्वयं सेविका नहीं थी, भागवत जी ने स्पष्ट माना कि महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। आज स्वयं सेविकाएं क्यों नहीं आरएसएस में, क्या भागवत जी इस पर बयान नहीं दे सकते? लेकिन दुर्गा वाहिनी जैसी तमाम क्या इसको नहीं कह सकते थे कि नहीं साहब दुर्गा वाहिनी एक आउटशूट है सर। राष्ट्रीय सेविका समिति क्या इंदिरा गांधी ने बनाई थी? मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। राष्ट्रीय सेविका समिति क्या आपकी इंदिरा गांधी ने बनाई कि सोनिया गांधी ने बनाई? राष्ट्रीय सेविका समिति उत्तर दे कि क्या सोनिया गांधी ने बनाई कि 10 जनपद से बनी थी? वो संघ की हमारी है। तो मुझे बदतमीजियां करनी आती हैं गुलरेज साहब, और आप जैसों से बहुत अच्छे से आती है। मैं जानता हूं सर, ऐसा है राष्ट्रीय सेविका समिति ऐसी है जैसे महिला कांग्रेस। हमारे यहाँ मेन कांग्रेस में भी महिलाएं हैं, आपके यहाँ भाजपा में भी महिलाएं हैं। आज की डेट में क्या आरएसएस में मेन बॉडी में महिलाएं हैं? सर सुदर्शन जी ने भागवत जी ने कहा उनका वो जवाब दे रहे हैं, मेन बॉडी की बात कर रहे हैं सर। मैं उस पर मैं चाहूंगा बाकी लोगों के पास भी जाना है मुझे। ठीक है सुरेंद्र आप जल्दी से कंक्लूड करें अपनी बात। नहीं मुझे 30 सेकंड मेरे 30 सेकंड आपको तो कुछ तो सुरेंद्र जी की बात आप लोगों ने प्रियंका गांधी का भविष्य खा लिया, अपने अंदर सफाई नहीं कर रहे हैं लोग, दूसरे की बात कर रहे हैं। पेट्रोल पे डीजल पे ये बात नहीं कर रहे। पूरे 3 दिन के अधिवेशन में इन्होंने क्या महिलाओं के बारे में बात की? इन्होंने महंगाई के बारे में बात की। 3 दिन तक महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं। ठीक है गुलरेज साहब, प्रियंका गांधी का सुरेंद्र जी और गुलरेज साहब आप दोनों के पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है लेकिन नुमानी साहब जरा ये बताइए कि इक्वालिटी की बात को लेकर के जो गुलरेज साहब जवाब दे रहे हैं, क्या उससे आप मुतमईन हैं? सुरेंद्र जी मैं आता हूं सर मैं आता हूं सर 1 on 1 हो जाएगा। मैं आपको दोबारा मौका दे दूंगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। लेकर जो है सर मैं एक सेकंड सुरेंद्र साहब मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र साहब मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा सर, मैं मौका दूंगा। मैं कह रहा हूं आपको ठीक है मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन इसका जवाब ले लेता हूं गुलरेज साहब। ठीक है सर गुलरेज साहब इसको उलझाइए मत, उलझाइए नहीं, बहुत अच्छी डिबेट जा रही है, आप बहुत अच्छी तरह से पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आए तू मैं नहीं जाए। ठीक है नुमानी साहब, जो आदमी आपका नियम मानता है उसको आप गुलरेज की बात का जो है मुतमईन है जो है नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूं, चूंकि ये संघ के हवाले से जो है वो अथॉरिटी नहीं है। हमने जो है नहीं समानता की बात लेकिन नहीं हेड गवार गुरु गोलवालकर, देवरस, रज्जू भैया, सुदर्शन और अब मोहन भागवत, मैंने सबको A to Z पढ़ा है, उनमें जो है ये बात नहीं है। नहीं वो भी कह रहे हैं, वो भी वो बात पूरे लिटरेचर में नहीं है। चालक बोल रहे हैं, उससे बड़ी कौन सी बात? सर समानता की बात नहीं बोल रहे ना, वो नहीं बोल रहे हैं ना, वो समानता की बात नहीं कर रहे, वो समरसता की बात करेगा। अगर आप वो जूता काट रहे हैं तो ये भी समाज का एक काम है, तो वहीं रह के तुम काम करो। भारत माता के सारे बच्चे ऐसे हैं, ये जो है वो समरसता है, ये कि तालमेल बैठा के चलो जूता काट रहे हो तो ये भी समाज का काम है, तो वहीं रह के काम करो। तालमेल तो होना ही है कि परिवार है, अब तो मानते हैं ठीक है जो आदमी एक ही दर्जे का है वो भी दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकता जब दोनों हम तो बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये देखिए सीधे तौर पर उसमें लिटरेचर में नहीं है। ठीक है सर मैं आ रहा हूं। ये जो पंचतंत्र का वाक्य है ये जो है कोई आपका धार्मिक मामला नहीं है। ठीक है मेरे भाई हम धर्म की बात ही नहीं करते। ठीक है गुलरेज साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन अजय उपाध्याय जी देखिए को नहीं माना है। सीधे तौर पर जो है इन सारी जो सरगर्मियां हैं या जो डेवलपमेंट है 2019 का कनेक्शन जोड़ दिया जा रहा है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आप क्या देख रहे हैं इसमें कनेक्शन? क्योंकि जो एक सेकुलर मेकओवर संघ का नजर आ रहा है, क्या वाकई जैसे रशीदी साहब कह रहे हैं
कि हिंदू वोट बैंक कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से खिसक रहा है, इसलिए मुसलमान याद आ रहे हैं, उनकी पसंद नहीं है, मजबूरी है। क्या आप इसको किस तरीके से जोड़ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं सौद साहब, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि आरएसएस कोई मुस्लिम को टारगेट कर रही है। आरएसएस हिंदू समाज का ही एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी आरएसएस से बहुत दूर है। अच्छा। और वो उसके सैद्धांतिक आधार है। धर्मनिरपेक्षता वर्सेस जो सांप्रदायिकता की सोच है, या कट्टर हिंदू वर्सेस सॉफ्ट हिंदू की जो आपने बात की, ये बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से। हिंदू समाज का एक बड़ा तबका जो आरएसएस से आज भी दूर है। बहुत सारे लोग हैं जो शाखा नहीं जाते, आरएसएस के विचारों को नहीं पसंद करते। कहीं ना कहीं भागवत साहब का जो ये विचार है वो मुसलमानों को नहीं जोड़ना चाहते, ये आप गलतफहमी में हैं हम। वो मुसलमानों का जो एक पक्ष उन्होंने रखा, इसलिए रखा क्योंकि इस देश का हिंदू समाज का एक बड़ा तबका वो चाहता है मुसलमान इस देश का मुख्य धारा का समाज है, और हिंदू मुस्लिम संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब है उसी से इस देश की संरचना हुई है और उसी से देश बढ़ेगा। सभी धर्मों को लेकर चलने की बात हिंदू समाज का एक बड़ा तबका इस देश में करता है। कहीं ना कहीं टारगेट उसको है, लेकिन है वो लोग आरएसएस से नहीं जुड़ते थे, पहला बात। दूसरी बात, वोट बैंक की जहां तक बात है, भाजपा का निश्चित तौर पे भाजपा इनके मेन पॉलिटिकल विंग है, भाजपा को बैकअप यही देते हैं। आज भाजपा की जो हालत, महंगाई बेरोजगारी, बहुत सारे महंगाई के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और तेल और इस सब का जो कहानी है उसमें पूरे देश में एक एक्सपोज हो रहा है 2014 के बाद। तो 2014 में जो चीजें थी और अब उसमें दिक्कत हुई है। आरएसएस चाहती है किसी तरह उस एजेंडे को लेकर चलना जो एजेंडा कहीं ना कहीं भाजपा को भी फायदा करे, और लॉन्ग टर्म में आरएसएस से जो एक अछूत वाली प्रवृत्ति एक बड़े पैमाने पर बड़े लोगों की है, कम से कम वो रीच बढ़े। और रीच बढ़ाने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। अच्छे दृष्टिकोण से यदि आरएसएस आना चाहती है तो मुझे लगता है समाज के बाकी लोगों को भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन समाज का लोग एक छोटा सा सवाल और है। सीधे तौर पर संघ प्रमुख ने यह बात कही, सरबराह ने यह बात कही कि हम सियासी पार्टी नहीं है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है और कई बार हमने देखा है कि उनके जो कौमी अधिवेशन होते हैं या फिर तमाम ऐसे इजलास होते हैं जिसमें पूरी कैबिनेट, मैं वजीर आजम, मैं वजीर दाखिला, तमाम जो वज़राए हैं, पूरी कैबिनेट वहां पर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाती है कि हमने ये काम किया। तो फिर सियासत से दूर कैसे है संघ? देखिए, आरएसएस कहीं सियासत से दूर नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आरएसएस के जो लोग हैं जब भाजपा में आते हैं तभी वो सियासत में आते हैं और तभी वो मंत्री या जो भी बनते हैं, जैसा कि अभी फेरिस्त है राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे गवर्नर तक बहुत सारे लोग आरएसएस हम सियासी पार्टी नहीं है या सियासत में हमारा दखल नहीं है। नहीं, दखल तो पूरा है। ये बात आप करते हैं तो यही अपने आप में कथनी और करनी में अंतर है, और ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप सियासत में दखल नहीं रखते हैं। सुदर्शन जी से लेकर के और आज तक जब से हम लोग देख रहे हैं, बल्कि रज्जू भैया से लेकर सदैव आरएसएस का हर स्तर पर, यहां तक कि भाजपा के टिकट बंटवारे में भी इंटरफेयर। आज उत्तर प्रदेश, यदि बंसल साहब ना हो तो उत्तर प्रदेश के तख्ते नहीं हिलेंगे, ये है। लेकिन देखिए, ये बुराई नहीं है, बस उन्हें स्वीकार लेना चाहिए। ठीक है, स्वीकारेंगे तो ज्यादा स्वीकृति मिलेगी उनको, जनवैधानिकता मिलेगी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा है? नहीं, निश्चित तौर पर ये अगर कोई कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी तरह का कोई दखल नहीं होता है तो ये कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं। खुद आरएसएस सरबराह कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर मैंने शुरू में ही कहा, जब आपने पिछला सवाल पूछा था तो मैंने कहा था जब स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति, स्वयंसेवक प्रधानमंत्री, स्वयंसेवक सारे लोग, तो उसमें ये गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन ये भी तय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। इसका दूसरा पहलू ये भी है। एक बात जो हम लोग कर रहे हैं, अगर सचमुच हम लोग इन 3 दिनों के भाषण पे बात कर रहे हैं तो, वरना अगर कुछ नहीं, बिल्कुल कौवेबाज लड़ाने की बात हो तो मैं चुप हो जाऊंगा थोड़ी देर में। बिल्कुल ऐसी। लेकिन अगर उन्हीं 3 दिन पे बात कर रहे हैं तो नंबर 1 जो नुमानी साहब को जानना चाहिए और सुनना चाहिए, चूंकि तीनों दिन मैंने सुना है, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि बंच ऑफ थॉट्स से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी नहीं चल रहा है। हाँ, उन्होंने बात कही, मैंने इस बात का जिक्र भी किया। हाँ, गुरुजी ने जो भी उस वक्त कहा होगा, परिस्थिति जन्य था, जो गुरुजी के मूल विचार हैं उसको लेकर एक पुस्तक भी है, उस पुस्तक को आप पढ़िए और उस पुस्तक के आधार पर हमारी समीक्षा कीजिए। दूसरा, अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो आप आके बोलिए। दूसरी जो चीज है, कौन सी किताब? मैन ऑन मिशन। मैन ऑन मिशन, वो ठीक है, हम लोग। और दूसरा, जो महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने बहुत साफ कहा कि जिस वक्त संघ बना उस वक्त शायद वो परिस्थितियां नहीं रही,
फिर जरूरत पड़ी तो राष्ट्र सेविका समिति बनी जो उसी तरह से काम कर रही है। और अब जो स्थिति है, उन्होंने कहा कि अगर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को और राष्ट्र सेविका समिति के लोगों को दोनों को लगता है कि साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो उस पर भी उन्हें सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। तीसरी जो बात जो बार बार कही जा रही है, जो नोमानी साहब कह रहे हैं कि ऊपर नीचे रख के देखते हैं, साथ साथ नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश के सवर्णों को समझना पड़ेगा कि आपको नीचे झुक के जो है उनको अपने बराबर लेकर आना है, समानता में लेकर आना है। जो ऊपर है उनको एड़ी उठाकर ऊपर आना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो 100 साल तक भी आरक्षण उन लोगों को देना चाहिए 100-150 साल तक कहा उन्होंने, जिनका हक मारा गया है। तो इससे बड़ी 150 समानता की कौन सी बात होगी? कल समानता की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, उसका जवाब आ गया। लेकिन मैं एक जल्दी से आपसे एक और भी समझना चाह रहा हूं। आप अभी जो खवातीन की आरएसएस में शमूलियत की जो बात कर रहे थे, देखिए अगर हम 3 दिन के इजलास की बात करें तो उसकी जो उसका जो टॉपिक था, भविष्य का भारत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण, उसका नजरिया। मैं आरव गुलरेज साहब आपसे ही जवाब ले रहा हूं तमाम बातों का, लेकिन मैं हर्षवर्धन साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब बात फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के नजरिए पर बात हो रही है, तो जब आप दुर्गा वाहिनी की बात कर रहे हैं या फिर स्वयं सेविका संघ की बात कर रहे हैं, अब क्या जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं या फिर प्रोग्रेसिव हिंदुस्तानी समाज और मुआशरे की बात कर रहे हैं, तो आज ये जरूरत नहीं है कि उनके लिए भी रास्ता खोल दिया जाए? नहीं, अलग से एक जो संगठन है, तंजीम है, वो इसके साथ क्यों काम करे? उसी मेन बॉडी में तमाम लोगों की एंट्री हो जाए। ठीक बात है, लेकिन एक बात बहुत इसकी जरूरत नहीं होगी, इसकी जरूरत है, और जरूरत को देख के ही राष्ट्र सेविका समिति बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरी तरह से काम करता है, उसमें सिर्फ प्रचारक हैं जो पुरुष हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखेंगे तो पूरे के पूरे परिवार संघ में जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि जब हम उस संरचना को ठीक से नहीं देखते हैं, तब इस बात को हम कहते हैं। लेकिन सर फिर भी ये मोटे तौर पर बाहर से दिखता है कि हां, संघ की मेन बॉडी में खवातीन नहीं है, ये बात आप भी मानेंगे। बहरहाल गुलरेज साहब, देखिए संघ जो है कोई स्टैग्नेंट वाटर की तरह नहीं है, ये एक इवोल्यूइंग संस्था है जो अपने आप को समय काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो देश हित में समाज हित में होता है उस अनुरूप अपने आप को ढाल देती है। तो कल से यदि आवश्यकता लगती है तो कुछ और भी चेंजेस होंगे। ठीक है, मुझे एक बात का लेकिन जवाब दे दीजिए। तमाम बातें तो हो गई, लेकिन हम अगर ये देखें 3 दिन के इजलास की कल बातचीत भी हुई और सवाल जवाब भी हुआ, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी को या फिर बीजेपी को एज अ पार्टी एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई। कब्रिस्तान और शमशान की जो बात थी, हमको याद है कि 19 फरवरी 2017 को फतेहपुर में पीएम मोदी ने कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र किया था। इस पर उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि जब सियासत अपने असल मकसद से भटकती है तभी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें तब होती हैं जब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए सियासत होती है। क्या यह मैसेज है मौजूदा लीडरशिप को, बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप को? क्योंकि फिर कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है, बीजेपी की लीडरशिप कहती है, लेकिन वो कहते हैं, कांग्रेस की तारीफ करते हैं और कहते हैं हम मुक्त में नहीं युक्त में बिलीव करते हैं। देखिए जो संघ के प्रचारक होते हैं और मोहन राव जी भी प्रचारक हैं, ये लोग कोई राजनेता नहीं है जो घुमा फिरा के बात करे। इनको जो भी बात बोलनी होती है बड़ी स्पष्टता बोल देते हैं। अमित शाह साहब स्वयंसेवक थे ना, करें आप, अमित शाह जी स्वयंसेवक थे, मोदी जी स्वयंसेवक थे, तमाम वजीर जो हैं वुजरा वो स्वयंसेवक थे। और अब एक बार जो स्वयंसेवक हो जाता है तो अपने दिल से रहता है। मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने ये बात कह दी, मैं यही जानना चाह रहा था कि वो अभी भी हैं, ठीक है, अब वो बीजेपी में है, आपने खुद इस बात को कहा। तो अब जब उनके सरबराह ये बात कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज पहुंचेगा। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं कि लीडरशिप की जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि वो तो पार्टी है और सरबराह अपनी तरह से बात करते हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं ना कि मौजूदा लीडरशिप में भी तमाम जो स्वयंसेवक हैं वो हैं मौजूदा वक्त में। तो क्या वो अपने सरबराह की बात समझ रहे हैं? मैसेज तो दे रहे हैं ना वो क्लियर तौर पर। देखिए बिटवीन द लाइंस कुछ भी रीड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि संघ को कुछ कहना होगा तो स्पष्ट कहता है। संघ कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता, क्योंकि संघ को कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं है, कोई सरकार बनाने की इच्छा नहीं है और ना कभी करेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल जो भी आप करें वो सारे गुलरेज भाई से आप जवाब ले लें। नहीं, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके की बात सियासत को लेकर कही गई या सियासी तंजीम नहीं है, ये इस तरह की बात कही, कब्रिस्तान शमशान पर जो बात आई, कांग्रेस की जो तारीफ आई, क्या यह मौजूदा लीडरशिप को एक तरह से कोई मैसेज देने की कोशिश आप देखते हैं?
मैंने कहा ना, मैं जैसे ही बोलना शुरू करूंगा गुलरेज साहब दोबारा से बोलना शुरू कर देंगे। मैंने देखिए उस वक्त माफी भी मांगी थी और मैंने कहा था कि मैं आपके पास आऊंगा, पूरी बात रखूंगा, सारी चक हो जाएगी। नहीं सर ठीक है, अब मैं गुलरेज साहब नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपके मन में यह बात रह जाए कि आपकी बात नहीं आई। मैं चाहता हूं पूरी बात आए आपकी। नहीं, मुझे जो आपत्ति है मैंने दर्ज करा दी। ठीक है, बिल्कुल मैं वो ठीक है, ऑब्जेक्शन टू बी टेकन, लेकिन अब आप अपनी बात रखिए। शख्स उसके बाद बीच में बोलता है। ठीक है सर, आप अपनी बात रखें। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। दो बातें, आपने संघ को देखा, विज्ञान भवन में पहला कार्यक्रम हुआ देश की आजादी के बाद जो प्राइवेट कार्यक्रम था, एक ऐसी एनजीओ का कार्यक्रम था जो रजिस्टर्ड नहीं है। संघ को अगर संविधान मानना है तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। खैर ये बात मैं कह चुका हूं। अब आप देखिए कि भविष्य के भारत की बात हो रही थी और बात हम 3 दिन से हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं। क्या भविष्य के भारत में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही समस्या है? महिलाओं का अधिकार समस्या नहीं है? पेट्रोल डीजल की महंगाई समस्या नहीं है? बेरोजगारी समस्या नहीं है? किसान की आत्महत्या समस्या नहीं है? या मजदूरों की मजदूरी समस्या नहीं है? इसके बारे में पिछले 3 दिनों में संघ ने कौन सा नजरिया दिया? एक बात जरा यह भी बता दीजिए। आज की डेट में धारा 370 हटाने के पक्ष में जरूर है वो, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं। 35A पर जो बात कर रहे हैं, आज की डेट में कश्मीर में कितने कश्मीरी परिवारों को वापस दिलाने का काम उनकी जगह वापस किया संघ ने? ये भी जरा आप हमें बता दीजिए। और संघ हमें साथ साथ ये भी जरूर बताए कि पिछले 70 सालों का जो उन्होंने बोया है वो क्या एक दिन में काट करके सारी की सारी बातों को एक समय में, कि मोहन भागवत जी ने आज इस मंच से ये कहा तो हम उनकी बात मान लेते हैं, कल मोहन भागवत जी दूसरे मंच से अचानक से दूसरी बात कहेंगे तो क्या सारे के सारे लोग वो बात मान लेंगे? पहले आप देखिए वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आप एक लाइन में उत्तर दूंगा। एक लाइन में, क्योंकि मुझे बाकी 2 मेहमानों के पास जल्दी से शॉर्ट पे जवाब चाहिए, जल्दी से ले। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि संघ नहीं होता तो पता नहीं भारत में आज किन किन का राज होता। ठीक है, नहीं होता तो बहुत कुछ हो जाता। अच्छा बात जैसा है, ठीक है, उसका बात नहीं है। ठीक है, ये जो नजरिया है 2019 पर कितना असर डालेगा, बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ावा, अंग्रेजों की दलाली की है और महात्मा गांधी के हत्यारों का संरक्षण। हिंदू मुस्लिम जो पिछले 4 वर्षों में हुआ, मंदिर मस्जिद हुआ, समानता किसी तरह से नहीं आ पाई, लेकिन वो मुद्दे ना होकर के सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होती है, उससे दूर किया जाए और कहीं ना कहीं एजेंडा 2019 में 10 सेकंड में जवाब देखिए। जो सही मुद्दे बात होनी चाहिए। आज जिस तरह मोहन भागवत ने तकरीर की है, भाषण दिया है, बिल्कुल इसी तरह जो है भाषण जो है बाला साहब देवरस ने भी दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जो भारतीय जनता पार्टी बनी जनसंघ से, तो फिर जो है वो मामला वहीं पहुंच गया। बिल्कुल इसी तरह मतलब इन्हीं जो पिछले जो तारीखें हैं और जो तारीख में जो तमाम चीजें हुई हैं, इसी तरह भाषण दिया उसकी वजह से यकीन नहीं हो रहा है। तीसरे संचालक है, ऐसे आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और मैं देखूंगा कि जो है वो क्या जो है कथनी करनी में जो है कहां तक जो है वो तालमेल है। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात बार यही आ रही है कि जो बात कही जा रही है वो दरअसल अमल में भी आए, क्योंकि बार यही चीज देखने को मिलती है कि जब संघ प्रमुख या फिर संघ के या फिर को आला लीडरान जो बातें कहते हैं, नीचे के जो कारकुनान है या फिर उसकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल या फिर वीएचपी, वहां से इस तरीके की अमल दरामद क्यों न नजर आती है। अगर मैसेज दिया जा रहा है तो मैसेज पहले अपने अंदर फॉलो कराया जाए, यही एक सवाल आज उठ करके सामने आ रहा है। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।